कल अपन ने फॉर्म्स ऑफ शेयर्स पढ़े थे, दो, एक था फिजिकल फॉर्म, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। करेक्ट। फिर अपन ने कुछ फेजेस देखे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट फेज कंप्लीटली फिजिकल, सेकंड फेज फिजिकल प्लस इलेक्ट्रॉन, और थर्ड फेज इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। ध्यान से सुनना, फिजिकल वाला फेज था बिफोर 1996। कब? 1996 से पहले तक। बताऊंगा 1996 में क्या हुआ आगे। आफ्टर 1996 until 2018 फेज था फिजिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक वाला, मिक्स था। और थर्ड फेज जो आज की तारीख में चल रहा है, मतलब हम बोलेंगे 2018 से 2023 तक, अभी फिलहाल करंट जो चल रहा है, तो वो है कंप्लीट फेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। आज के तारीख में सारे ही शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली इशू किए जाते हैं, ये समझा? आज की तारीख में सारे ही शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली इशू किए जाते हैं, समझा कि नहीं समझा? ठीक है। आसान एग्जांपल फॉर फिजिकल इज कैश। जो आपके हाथ में करेंसी नोट्स होते हैं वो फिजिकल होते हैं, और जैसे ही आप ये कैश डिपॉजिट कर देते हैं इनटू बैंक, और आप डिपॉजिट करने के बाद जैसे ही आप इसको नेट बैंकिंग से चेक करते हो, तो नेट बैंकिंग से जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। दे आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स। मतलब गूगल पे, यूपीआई पेमेंट्स, क्यूआर स्कैन करके पे किया, पेटीएम किया, या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा आईएमपीएस किया, आरटीजीएस किया, एनईएफटी किया, ये कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किया तो ये सारे चले जाएंगे इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। ये समझा क्या? और रादर बेसिक जो हम पेमेंट का मीन्स यूज करते हैं वो है कैश। 100 रुपए दिए, चीज खरीद ली, बात खत्म हो जाती। समझा क्या? पक्का? तो ये फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस है। अब फिजिकल में दो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कौन से? एक आता शेयर सर्टिफिकेट, दूसरा आता शेयर वारंट। याद है? शेयर सर्टिफिकेट भी पढ़ा है और शेयर वारंट भी पढ़ा है। क्या फर्क है दोनों में? क्या बोले? शेयर वारंट बेयरर होता है, इसके ऊपर नाम, अगेन इसका बेस्ट एग्जांपल है करेंसी नोट्स, उसके ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं होता है, देखेंगे अपन। और अगर शेयर सर्टिफिकेट की बात करें तो नाम लिखा होता है। अब दोनों में से इजीली ट्रांसफरेबल कौन सा है? क्यों? बेयरर है, नाम नहीं है, तो हम उसको बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे एक 500 रुपए का नोट है, अगर 500 रुपए के नोट को अगर मुझे ट्रांसफर करना है, किसी को पे करना है, तो हाउ विल आई डू दैट? सिंपली 500 रुपए का नोट निकालेंगे, जिसको पे करना है उसको दे देंगे, वापस देना है, और पहली बताना जरूरी। हाँ, तो ये हो गया पेमेंट, बात खत्म। यस। अब ये नोट, इस नोट पर कहीं पर भी मैंने मानसी का नाम लिखा था क्या? नहीं। लिखने की जरूरत है? कोई पेपर वर्क किया? सीधा नोट निकाला और नोट हैंड ओवर कर दी। इसको बोलते हैं ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी, दैट इज बेयरर पेमेंट। क्या बोलते हैं? बेयर। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है बेयरर। जब आप ये कंटेंट पढ़ोगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है पेबल टू द बेयरर। बेयरर का मतलब होता जिस भी इंसान के पास में ये नोट पड़ा होगा वो उसका बेयरर है, मतलब उसका वापर वो कर सकता है। तो मान लो अगर ये नोट गिर जाती कहीं पर और मानसी को मिल गई, तो ये नोट किसकी हो गई? क्योंकि मेरे पास में प्रूव करने के लिए कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि ये नोट मेरी है क्या? सबसे पहले क्योंकि क्या पूछते हैं अपन? नाम लिखा हुआ है तेरा, है ना? जैसे श्रद्धा थी अभी जगह चेंज करके, तो अगर वो जगह पे जो ओरिजिनली बैठने वाली पर्सन है वो आ गई, हाँ, और वो बोली ये मेरी जगह है, श्रद्धा क्या बोलेंगी? हाँ, बता तेरा नाम क्या लिखा हुआ है, बराबर है कि नहीं? अपन यही करते ना। तो पॉइंट इज यहाँ पर भी वही होने वाला है कि जब ये नोट दी जाएंगी या फिर किसी को मिल गई गलती से, तो ये नोट उसी की हो जाएंगी, बेयरर की, मतलब जिसके हाथों में ये नोट है उसका ये नोट हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? पक्का? इस नोट को ट्रांसफर करने के लिए कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल पेपर देने की जरूरत नहीं है। इटसेल्फ ये नोट भी अगर आपने दे दी तो ये इजीली एक्सेप्टेबल है। हाउ? समझा क्या? अब लेकिन ये नोट के क्या डिसएडवांटेजेस है? तो ये फट सकती हूँ, नहीं फाड़ूंगा नहीं मैं,
फट सकती, जेब में रह गई, कपड़े धुल गए तो धुल जाएंगी, बराबर है। हाँ, मिसप्लेस हो सकती है, चोरी हो सकती है, बराबर है। ये सारे डिसएडवांटेजेस है जो कहाँ हट जाते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे हट जाते। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब भी आप पेमेंट करते हो तो एटलीस्ट एक ही बार से लेकिन ओटीपी आता है, तो जब तक ओटीपी वेरीफाई नहीं होगा तब तक की पेमेंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, समझा। प्लस वहां पर आपको नोट कैरी करने का कोई टेंशन नहीं है, आपको ये नोट के फटने का कोई डर नहीं है, आपको इस नोट को वो ही धोने का कोई डर नहीं है, बराबर है। नोट गुम जाने का कोई डर नहीं है। तो वही सारे ड्रॉबैक्स जो एक फिजिकल फॉर्म में है वो सारे ड्रॉबैक्स ओवरकम हो गए इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये समझा कि नहीं समझा? ठीक है। व्हाई डू यू थिंक कि फिजिकल फॉर्म से हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे शिफ्ट होना चाहिए? जिसकी भी सोच होगी ऐसी, क्यों होना चाहिए? इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी है, और बेनिफिट्स है उसके बहुत सारे, और कुछ पेपर वर्क हट जाता और ट्रांजैक्शन स्पीडी हो जाता। यू डोंट हैव टू वेट, तुम तुरंत पेमेंट कर सकते हो, चिल्लर के लिए वेट करनी जरूरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। 500 की नोट दी, चीज खरीदी 138 रुपए की, 138, वो चिल्लर ढूंढते ढूंढते ही उसके 5 मिनट चले जाते। लेकिन अगर आप इसी को ऑनलाइन करो तो आप एग्जैक्टली वही अमाउंट डालकर तुरंत पेमेंट कर वहां से निकल सकते हैं। ट्रांजैक्शन हैज बिकम स्पीडी, बराबर है कि नहीं? बस ये फायदे हैं इलेक्ट्रॉनिक के। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक के कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, मगर हमारा जो कंपैरिजन है अभी फिलहाल वो किस में है? फिजिकल में और इलेक्ट्रॉनिक में, और हमको सुपीरियर बताना है किसको? इलेक्ट्रॉनिक को। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक के सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस देख रहे हैं ओवर फिजिकल, समझा? पक्का? अगर ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक के डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट इस बुक में नहीं दिए हुए, क्योंकि इस बुक को ये प्रूव करना है कि इट इज बेटर टू हैव इलेक्ट्रॉनिक देन फिजिकल, समझा? पक्का? अब अपन ये देखते हैं कि फिजिकल में ट्रांजैक्शन होते कैसे थे। तो कल अपन ने 2 चार्ट्स देखे थे, याद होगा तो? याद है? आज भी बना रहा हूं मैं इसके लिए, मेरे को मालूम है याद नहीं हुआ होगा। अच्छा, ये याद रखेगा, सर्टिफिकेट और वारंट दोनों भी कहाँ लिखे हैं? फिजिकल फॉर्म। इसका मतलब चाहे सर्टिफिकेट रहे चाहे वारंट रहे, दोनों भी क्या है? कागज है। ये याद रखना। सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड फिजिकल फॉर्म इज वो कागज का टुकड़ा होता है, समझा? मैं डांस नहीं कर रहा, हाँ, बट समझो बात को कि ये दोनों भी कागज ही है, समझा? इसके लिए दोनों को कहाँ लिखा जाता? फिजिकल में। सर दोनों में अंतर है? हाँ है। क्या अंतर है? एक रजिस्टर्ड है और एक बेयरर है, ये क्लियर है। एक में नाम होता है, एक पे नाम नहीं होता। एक बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफरेबल है और एक को ट्रांसफर करने के लिए करना पड़ता है। कौन सा है जिसको ट्रांसफर करने के लिए पेपर वर्क करना पड़ेगा? शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने के लिए आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा, कंपनी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, प्लस एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी, फिर जाकर के ये सर्टिफिकेट ट्रांसफर होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा रुक के मैं और एक चीज बताऊंगा। ये 500 रुपए का नोट, अब ये क्या दुनिया का एक ही नोट है? नहीं, ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे 500 के नोट होंगे। तो हाउ इज दिस नोट डिफरेंट फ्रॉम अदर नोट्स? पहले कॉमन चीजों पे बात करते हैं। ग्रीन कलर है ऑलमोस्ट, वो भी ग्रीन कलर का ही रहेगा। सेम दिखेगा? हाँ, वो भी सेम दिखता है। उसके ऊपर भी गांधी जी का इमेज रहेगा? हाँ, उसके ऊपर भी गांधी जी का इमेज है। उसके ऊपर भी सेम कंटेंट लिखा हुआ रहेगा? हाँ, उसके ऊपर भी रेड फोर्ट का ही पूरा पोस्ट पिक्चर रहेगा। सेम सेम पूरा सेम। तो सर फिर एक 500 का नोट दूसरे 500 के नोट से अलग कैसे? एक ही चीज है सिर्फ उसको बाइफरगेट करने के लिए, वो है नोट का नंबर। और ये नोट का नंबर ही हर नोट को यूनिक बना देता, क्योंकि हर नोट का नंबर अलग होता है। ये पहले भी बोला मैंने, हर नोट का जो सीक्वेंस है, हर नोट का जो नंबर है वो अलग होता है। तो हर नोट का नंबर अगर अलग है, इसका मतलब हर नोट अलग है, which means this note is distinct from other 500 rupee notes. This note is distinct from other 500 rupees note. मतलब जितनी भी दुनिया में 500 की नोट है, ये उन सब में यूनिक बन जाती। यूनिक कैसे बन रही? तो इसके नंबर के वजह से। अगर ये नंबर और मानसी के जेब में 500 का नोट जो उसका नंबर सेम है, तो मानसी फर्जी है, मेरी ओरिजिनल है।
समझा? लेकिन बात समझ आ गई, पॉइंट समझा पक्का? तो सर शेयर्स पे भी नंबर रहता? हाँ सर, कैसे देते? तो शेयर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर अलग अलग रहता। जैसे मान लो मिताली, मानसी और कनक, तो ये तीनों जो है वो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, ठीक है? तीनों को भी शेयर सर्टिफिकेट्स मिले? हाँ मिले। तीनों के शेयर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर अलग है, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट है कि तीनों ने शेयर्स खरीदे हैं, तो कौन से अमाउंट के या कौन से नंबर के शेयर्स है। तो मान लो मिताली ने 50 शेयर खरीदे, तो 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के शेयर्स किसके? मिताली के। 1 to 50 सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 50 तक के शेयर्स किसके हैं? मिताली। 51 से लेकर 150 तक शेयर्स किसके हैं? मानसी के। इसका मतलब मानसी के पास शेयर्स है 100, समझा क्या? 151 से लेकर 348 तक के शेयर्स किसके हैं? कनक के। मतलब कनक ने कितने शेयर्स खरीदे? 188। पक्का? प्रॉब्लम कोई? हाँ, तो 188 नंबर ऑफ शेयर्स किसके हो गए? तो सीक्वेंस क्या रहेगा? कनक क्या बोलेंगे, मेरे पास कौन से अमाउंट के शेयर्स है, सॉरी कौन से नंबर के शेयर्स है? 151 152 153 सो ऑन टिल 340 की 38। अगर 348 है तो फिर 3, समझ आया ना? पर पॉइंट, हाँ पॉइंट क्लियर हो गया, आप लोगों को पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब समझ गया। तो क्या शेयर्स रोल नंबर रहता है शेयर्स को? यस, शेयर्स को रोल नंबर होता है। क्या हर शेयर एक दूसरे शेयर से अलग है? हाँ है। और उसको यूनिक बनाता कौन? उसका नंबर। समझा? पक्का? लेकिन ये सब कुछ कहाँ? फिजिकल फॉर्म में होता है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं होता। इसका मतलब फिजिकल फॉर्म में नोट नंबर होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोट नंबर नहीं। एक आसान सा ट्रांजैक्शन कर लेते चलो। मैंने कनक को क्या बोला कि कनक ये 500 रुपए का नोट रख, ठीक है? और फिर मैंने क्या किया, अपना गूगल पे खोला और कनक को बोला स्कैन कर और पे कर लेते। तो कनक ने क्यूआर स्कैन किया, एक सेकंड, हाँ सब पहचानते हैं इसको। तो कनक को क्या बोला मैंने, तू ये क्यूआर स्कैन कर और उसके ऊपर 500 भेज। तो मैंने क्या किया, डीमटेरियलाइजेशन किया। सर कैसे? फिजिकल दिया और इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर लिया। अब वो डिस्प्ले कहाँ होगा? जब मैं यहाँ पर भी एक ऑप्शन है चेक बैलेंस का, जब मैं यहाँ पर पिन डालूंगा और बैलेंस चेक करूंगा तो वहां पर डिस्प्ले होगा कि 500 रुपए ऐड हो गए, लेकिन उस 500 का नोट नंबर दिखेगा क्या? गायब। तो इसका मतलब जैसे ही आप किसी फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर देते तो उस फिजिकल का आइडेंटिटी चला जाता, मतलब यूनिकनेस खत्म, डिस्टिंक्टिव नंबर गायब, मतलब वो हो गए अब डीमटेरियलाइज्ड, मतलब दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। समझ आया? यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन किसने किया? बैंक ने, क्योंकि गूगल पे कैन नॉट बी ऑपरेटेड बाय बैंक, और कनक ने अपने बैंक अकाउंट से मुझे पैसे ट्रांसफर किए, तो ऑब्वियसली दैट कन्वर्जन टुक प्लेस बिकॉज ऑफ दी बैंक। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी का काम कौन कर रहा? बैंक कर रही। नोट वापस आ गई प्रूफ के साथ, ठीक, कोई बात। बट समझ गए? क्लैरिटी है इसको लेके? आगे बढ़ते फिर। तो इसमें दो पार्टीज होती है फिजिकल फॉर्म में, कितनी? दो कौन? एक तो कंपनी, दैट इज इशूअर कंपनी, और दूसरा कौन? इन्वेस्टर। तो क्या होता, कंपनी इशू करती जब शेयर्स, वो भी किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म। तो वहां पर कंपनी दो में से एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, लेकिन वो दो कौन से है? एक तो शेयर सर्टिफिकेट हो सकता है या तो शेयर वारंट हो सकता है, बराबर। और ये इशू किया जाता टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक, समझा? और जनरल पब्लिक से डायरेक्टली रिसीव हो जाते पैसे टू द कंपनी। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मीडिएटर नहीं है। देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड दी इन्वेस्टर, करेक्ट? इन्वेस्टर और कंपनी में डायरेक्ट लिंक है। अब इधर और एक बात समझने वाली कि यहाँ पर जो रजिस्टर मेंटेन होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, वो मेंटेन करेगा कौन?
कंपनी मेंटेन करी। अब बोले सर ये मेंटेन समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे मिताली ने, मानसी ने और कनक ने मेरे शेयर्स खरीदे थे, तो मैं इनकी डेटा एंट्री करूंगा ना अपने पास, तो मैं पहले नंबर पे लिखूंगा मिताली, दूसरे नंबर पे लिखूंगा मानसी और तीसरे नंबर पे लिखूंगा कनक का नाम, एज वेल एज अमाउंट ऑफ शेयर्स जितने उन्होंने खरीदे वो, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जितने खरीदे वो, प्लस टोटल अमाउंट पेड। ये समझा क्या? मिताली ने 50 शेयर पर जितना भी पैसा दिया होगा वो, मानसी ने 100 शेयर्स पर जितना पैसा दिया होगा वो, और कनक ने 138 शेयर्स पर जितने पैसे दिए होंगे वो मैं कहाँ रिकॉर्ड कर रहा सारा? ROM में। ROM मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इसको आप और आसान कर सकते हो बाय राइटिंग रजिस्टर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिंपल। समझ आया क्या? मतलब यहां पर कंपनी ने कौन से शेयर्स इशू किए? इक्विटी शेयर्स इशू किए। क्लियर है ये भी? यहाँ रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा बेटा? कौन मेंटेन कर रहा? तो देखो यहाँ पर कंपनी पर बर्डन बहुत सारा है। प्रोस्पेक्टस बनाना कंपनी का काम, शेयर्स का इशू देखना कंपनी का काम, किसी को शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, शेयर वारंट चाहिए, ये भी कौन छाप के देंगी? कंपनी। पैसे भी एक्सेप्ट करने का काम कंपनी, हिसाब भी रखने का काम कंपनी का, और इवन एक एक शेयर होल्डर की डिटेल रखने का काम, डिटेल जानकारी रखने का काम भी किसका? कंपनी का। तो सारा बर्डन किसके ऊपर है? समझ आया क्या? और इसी बर्डन को ओवरकम किया किसने? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। लेकिन कब? आफ्टर 1996। सर आप बार बार 1996 ही क्यों बोल रहे हैं? आपका बर्थडे है? नहीं, 1996 में क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिटरी हुआ था। वहां बनाया गया था एक नया एक्ट जिसका नाम है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। समझा क्या? याद रखना पड़ेगा ये डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। 1996 में आया था डिपॉजिटरी। समझा कि नहीं समझा? अब क्या 1996 में डिपॉजिटरी आ जाने के बाद तुरंत सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया? सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया? नहीं, सो स्लो था प्रोसेस। इसके लिए अपन ने देखो फेज 2 में क्या लिखा था? फिजिकल प्लस, कुछ लोग थे जो फिजिकली रखते थे शेयर्स या फिजिकली बाय करना पसंद करते थे, कुछ लोग थे जो इलेक्ट्रॉनिकली बाय करना पसंद करते थे। सिंपल था। तो 1996 के तुरंत बाद सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया ऐसा नहीं है, उसको वक्त लगा। धीरे धीरे लोगों को भरोसा हुआ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर। धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आया कि फिजिकली जाकर हर चीज करने से एफर्ट्स भी ज्यादा लगते और टाइम भी ज्यादा लगता और पैसे भी ज्यादा लगते थे। लेकिन वही अगर यही सारी चीजें घर बैठे कर सके तो एफर्ट्स भी कम हो गए, टाइम भी सेव हो गया और प्लस खर्चे भी कम हो गए और ट्रेडिंग बड़ा इजी हो गया। समझा? लेकिन ये ईज ऑफ ट्रेडिंग प्रोवाइड किसने किया? डिपॉजिटरी ने। किसने? तो अब उसको अपन प्रेजेंट करते कि वो कैसे दिखेगा। तो दो पार्टीज तो कॉमन रहेंगी। कौन? इश्यूअर कंपनी और इन्वेस्टर, जिसको उन्होंने नाम दे दिया वहां पर बेनिफिशियल ओनर। उसका कारण बताऊंगा मैं कि वो बेनिफिशियल ओनर कैसे बना, जबकि वो तो इन्वेस्टर है। वो आज भी इन्वेस्टर है, कल भी इन्वेस्टर था, हमेशा इन्वेस्टर ही रहेगा। लेकिन सिर्फ एक उसको टर्म दे दिया जिसका नाम है बेनिफिशियल ओनर, और ये टर्म देने के पीछे कारण है। कारण पढ़ते। ए लिमिटेड इसने अपने शेयर सर्टिफिकेट इशू किए, ऑब्वियसली किस फॉर्म में? फिजिकल फॉर्म में। किसको? NSDL, मतलब किसको? डिपॉजिटरी को। या तो दूसरा ऑप्शन है CDSA, दोनों में से किसी को भी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर रुक के आगे का चार्ट ना बनाते हुए पहले ये समझते कि जो रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन कर रही है ROM, उसमें नाम किसका? उसमें नाम समझा क्या कि नहीं समझा? क्यों डिपॉजिटरी का नाम? सर सारे शेयर्स ही किसको दे दिए तो नाम भी किसका आएगा? सिंपल। नहीं समझा? दिख रहा ना बेटा? वहां पर कंपनी ने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स किसको हैंड ओवर किए? तो
थोड़ा जूम करके देखते कि वो शेयर सर्टिफिकेट में क्या दिखता। तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट है इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, एक तो कंपनी का नाम, कंपनी का CIN नंबर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, उसके बाद नीचे लिखा हुआ रहेगा एक नाम NSDL। इसका मतलब ये शेयर सर्टिफिकेट किसके नाम पर है, तो सारे के सारे शेयर्स कंपनी ने किसके नाम पर कर दिए। कुछ समझ आ रहा है क्या, इतना गया के दिमाग में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ROM में सिर्फ एक एंट्री है, एक ही एंट्री है, क्यों, क्यों अपन ने सारे के सारे शेयर्स जितने भी कंपनी ने बेचने निकाले, 1 लाख शेयर्स बेचने निकाले वो भी NSDL के नाम पर, 10 लाख शेयर्स बेचने निकाले वो भी NSDL के नाम पर, 30 करोड़ शेयर्स भी बेचने निकाले तो वो भी कंपनी के नाम पर, सॉरी NSDL के नाम पर ही निकाले, क्योंकि ये शेयर सर्टिफिकेट जो दिख रहा वो किसके नाम पर है, NSDL के नाम पर है, मतलब डिपॉजिटरी के नाम पर है। इन शॉर्ट ROM में महज एक नाम नजर आएगा, बाकी कोई एंट्री वहां पर नजर आने वाली नहीं है। लेकिन ये ROM किसने बनाया था, कंपनी ने, ये याद रहेगा। अब आते सेकेंड वाले पे। तो डिपॉजिटरी का काम पहला, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनटू इलेक्ट्रॉनिक। तो डिपॉजिटरी ने ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो अपने सेफ रूम में रख लिए, कल के लेक्चर में बताया था, लॉकर रूम में रख लिए सेफ, कि बोले शेयर सर्टिफिकेट मेरे नाम पर है, मैं इसका कुछ भी कर सकता हूं। और उसने कंप्यूटराइज्ड एंट्रीज इशू की, मतलब उसने फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू, ये समझा क्या, पक्का। अब ध्यान से, इस कंप्यूटर पर नाम किसका है, क्या समझ आया कुछ, कि जो डेटा फिजिकल फॉर्म में कंपनी मेंटेन कर रही थी, रजिस्टर्स में हैंड रिटन था, वो वही सेम डेटा डिपॉजिटरी मेंटेन कर रहा कंप्यूटराइज्ड। समझा क्या, सेम। देख लो यहां पर क्या हुआ था, ROM में ये रजिस्टर मेंटेन कौन कर रहा था, कंपनी मेंटेन कर रही थी। यहां पर सेम अब कौन मेंटेन कर रहा, लेकिन काय में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब कंप्यूटर पर। क्लियर है कि नहीं, पक्का। यहां थोड़ा ब्रेक लेते हैं। एक सवाल, आप जब गूगल पे करते हो तो पैसे कहां से कटते, तो अगले को भी आपने जिसको पेमेंट किया उसके भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो वो कहां डिपॉजिट हो रहा, उसके बैंक अकाउंट में। गया ये दिमाग में, सोच लिया इस बारे में, पक्की बात। तो जैसे मान लो आज संजीवनी आई सुबह सुबह, संजीवनी बोले सर गूगल पे का QR दो ना, मेरे को फीस पे करने का है। मैंने बोला ठीक है ये ले QR। संजीवनी ने स्कैन किया, पिन डाला, 5000 का फीस ट्रांसफर कर दिया। उसके बैंक अकाउंट से पैसे कम हो गए, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ गए। ये सारा कुछ डिस्प्ले कहाँ हो रहा, फोन पे डिस्प्ले हो रहा, लेकिन डिपॉजिट किधर हो रहा, समझा कि नहीं समझा। ये जो ट्रांजैक्शन हमने किया, 5000 रुपए मिले संजीवनी से, ये मैसेज लिखकर आएगा कहां पर, फोन पर। बस मैं चेक भी कर सकता गूगल पे पे जाकर के, मेरा बैलेंस चेक कर लूंगा, या तो फिर गूगल पे पे तो और भी अच्छा है कि गूगल, हाँ ट्रांजैक्शन दिखता है उसके ऊपर क्लियरली। देखो जैसे ये जितने भी लोगों ने मुझे गूगल पे किया है उनके लिस्ट ऑफ नेम्स आ जाते हैं यहाँ पर, ये सारे नेम्स हैं करेक्ट, तो दिख जाता, यहाँ पर दिख जाएगा सामने कि संजीवनी ने मुझे पेमेंट किया, करेक्ट। डिस्प्ले सिर्फ कि संजीवनी ने मुझे पैसे भेजे हैं, मुझे रिसीव हुए, हाँ रिसीव हुए, लेकिन क्या मुझे एक्चुअली रिसीव हुए, किसको रिसीव हुए, मेरे बैंक को रिसीव हुए। ये समझा कि नहीं समझा, पक्का। तो जैसे ही आप शेयर्स बाय करते हो तो वो डिस्प्ले किधर होता, ये क्वेश्चन मार्क है इस पे, लेकिन वो कहां आते, डिपॉजिटरी में, डिपॉजिटरी के पास आते। फिर से जैसे आपको अगर किसी से पैसे मिले तो वो जमा किधर होते हैं, उसी प्रकार जैसे आपने शेयर्स बाय किए वो शेयर्स जमा कहां होते, डिपॉजिटरी के पास। मतलब डिपॉजिटरी काय का काम कर रहा, बैंक वाला। डिपॉजिटरी आपके लिए एक
बैंक जैसे काम कर रहा है। समझा कि नहीं? एक और बार ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। संजीवनी ने सुबह सुबह 5,000 रुपए भेजे गूगल पे से, तो संजीवनी के अकाउंट में डेबिट हुआ, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। ये मेरे को कहाँ दिख रहा है? फोन के डिस्प्ले पर दिख रहा है पक्का। लेकिन एक्चुअली संजीवनी के बैंक से पैसे कटे और एक्चुअली मेरे बैंक अकाउंट में जाकर जमा हुए, बरोबर। अब रिप्लेस कर देते चीजों को। पैसों की जगह संजीवनी ने बेचे मुझे 5,000 शेयर्स। कितने? 5,000 शेयर्स। संजीवनी के अकाउंट से 5,000 शेयर्स डेबिट हो गए और मेरे अकाउंट में 5,000 शेयर्स क्रेडिट हो गए। लेकिन सर बैंक तो ये काम करती नहीं, क्योंकि बैंक सिर्फ पैसों में डील करती। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स है तो डील कौन कर रहा? डिपॉजिटरी। तो अब संजीवनी के डिपॉजिटरी में से 5,000 शेयर्स कम हो जाएंगे और मेरे जो डिपॉजिटरी के पास मेरा अकाउंट है वहां पर, समझा, सेम है, सिर्फ वर्ड्स रिप्लेस किए। पैसों की जगह शेयर्स और बैंक की जगह डिपॉजिटरी। समझा क्या? पक्का? प्रॉब्लम कोई? करते डिस्प्ले की। तो जिस भी एप्लीकेशन पर ये डिस्प्ले हो रहा, वॉट एवर सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन इट इज, वो एप्लीकेशन हमारे क्या काम कर रहा? ब्रोकर का। काय का? ब्रोकर ना बोलते हुए मीडिएटर बोल लो, अच्छा वर्ड। क्या बोलेंगे? मीडिएटर। काय का काम कर रहा? मीडिएटर का काम कर रहा। समझ आया? वो मीडिएटर कल बताया था मैंने। कौन? स्टॉक ब्रोकर या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नहीं, नेक्स्ट पार्टी कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या तो फिर स्टॉक ब्रोकर। समझा क्या? इसके एप्लीकेशन पे सब कुछ डिस्प्ले होता। डिपॉजिटरी का कोई एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन और डीमैट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या फिर बोलो स्टॉक ब्रोकर्स। समझ आया कि नहीं आया? पक्का? प्रॉब्लम कोई? तो मान लो कि मैंने आज सवेरे सवेरे जोमैटो के शेयर्स खरीदे। मेरा नाम ए और यही रही कंपनी जोमैटो, ठीक है। इसके शेयर्स खरीदे, तो इसके शेयर्स मेरे तक पहुंचते कैसे है? देखना, जोमैटो कंपनी फिजिकल फॉर्म में शेयर्स देती। किसको? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी इसको कंप्यूटराइज्डली ट्रांसफर करता। किसको? ब्रोकर को। समझा? और ब्रोकर के पास ही मेरा डीमैट अकाउंट है, जहां पर मुझे देखने मिलता कि मेरे अकाउंट में शेयर्स आ गए। ऐसे ही एग्जांपल ले लेते। मेरा डिपॉजिटरी है NSDL, जहां पर मेरे शेयर्स आते हैं और जहां से मेरे शेयर्स जाते, और मेरा ब्रोकर है HDFC सिक्योरिटीज। तो मेरा डिस्प्ले किधर है? HDFC। क्लियर है? पक्का? ये है 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इधर मुद्दे वाली बात, इधर एंट्री मेंटेन कौन कर रहा? डिपॉजिटरी। आवक और जावक की, शेयर्स बाय करने की भी एंट्री मेंटेन करता डिपॉजिटरी। तो मेरे शेयर्स सेल होते तो वो भी एंट्री कौन करता? डिपॉजिटरी। क्लियर? पक्का? कोई प्रॉब्लम है? तो कंपनी के लिए, मेरा सवाल ध्यान से सुनना, कंपनी के लिए एक्चुअली शेयर होल्डर कौन है? कंपनी के लिए हु इज द एक्चुअल शेयर होल्डर? हाथ ऊपर, बोल चुका। एग्जैक्टली। कंपनी के लिए थर्ड पार्टी कौन है? इन्वेस्टर। ये ठीक है? कंपनी को पैसे किससे मिल रहे? इन्वेस्टर से। तो कंपनी जिस दिन सॉफ्टीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, मतलब डिविडेंड, वो किसको खाने मिलेंगे? बेनिफिशियल ओनर।
और आसान कर देते। देख जब हम प्रोस्पेक्टेड थे, मतलब पैदा ऑलमोस्ट हो चुके थे, लेकिन धरती पे पैर नहीं रखा था, तभी मम्मी पापा की प्लानिंग शुरू हो जाती फ्यूचर को लेकर। तो वो हमारे नाम से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते थे अलग अलग जगहों पर। कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कोई जगह खरीद लेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे, म्यूचुअल फंड खरीद लेंगे, कोई एफडी करवा देंगे, ऐसे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। कुछ भी कर लो, किसके नाम से किए, किसके नाम से किए, अपने नाम से किए, राइट। लेकिन किया किसने, मम्मी पापा ने, बराबर। पैसे कौन भर रहा, मम्मी पापा भर रहे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते तो हमको पता चलता पापा ने अपने नाम पे 1 करोड़ रुपए की एफडी की हुई है। हो गए होंगे ना 1 करोड़, बहुत साल हो गए पैदा होने को, तो 1 करोड़ की एफडी हो गई, बोले अपन खुश, रेडी है बोले पैसे अपने पास। तो अपन क्या करते, उसके सारे बेनिफिट्स किसको मिलते, अपने को मिलते। समझा क्या, लाइबिलिटीज किसने बेयर की, पप्पा ने, लेकिन सारे बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं, हमको। हम कौन, बेनिफिशियल ओनर। समझ आ, बेनिफिशियल ओनर। क्लियर, पक्का, प्रॉब्लम कोई, डन। छापो फिर, कल छापा था क्या, नहीं, फिर मैं लेक्चर अपलोड कर लूंगा, उसमें से कॉपी कर लेना, पक्का कर लेंगे कॉपी। मेरे को कॉपीड चाहिए कल, फिजिकल फॉर्म का भी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का भी। मैं बता देता हूँ क्या क्या। फिजिकल फॉर्म के मेरे को 2 इंस्टीट्यूशन चाहिए, 2 पर्सन चाहिए, एक तो कंपनी और दूसरा इन्वेस्टर। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 4 चाहिए, कंपनी, डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर। समझा, पक्का, दोनों समझा, क्लियर। रीड करते थोड़ा सा। लेक्चर देखने के बाद में भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो मैंने मना नहीं किया है डाउट सॉल्व करने के लिए, यू कैन आस्क, पूछ सकते हो, कोई मनाही नहीं। ठीक है, हाँ, बोल। डीमैट अकाउंट सिर्फ तुम्हारा जो ट्रेड है वो पहुंचाता है डिपॉजिटरी तक, नहीं, उसमें एक थोड़ा सा गैप हो जाता, क्योंकि डिपॉजिटरी का काम क्या है, कम करना और बढ़ाना। तो टीटी मेंटेन करते वक्त आप ऑर्डर्स नहीं ले सकते, इसके लिए हमेशा किसी भी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट अलग रहता और स्टॉक डिपार्टमेंट अलग रहता। तो ऐसा समझ लो, स्टॉक डिपार्टमेंट का काम करता डिपॉजिटरी, और सेल और परचेज का काम करता डीमैट वाला, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, पार्टिसिपेंट से। समझा ना, पढ़ते रीड करते। पिछला पेज पढ़ लिया था क्या, पर पढ़ लेना। और नहीं 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 नहीं, पूरा इंट्रोडक्शन से। अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टेक लॉन्गर टाइम, क्योंकि इस पेपर को भेजने के लिए का यूज करना पड़ता, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, क्योंकि यही फैसिलिटी अवेलेबल थी पहले। और पहले पोस्टल सर्विसेज बहुत कम यूज करते थे लोग, तो वो एक्सपेंसिव भी थी, और इसको जाने को टाइम बहुत, मतलब जो पार्सल आप आज प्राइम पर ऑर्डर करते हो अमेजॉन प्राइम से, वो 2-3 दिन में आ जाता है।
वही पार्सल को पहले लग जाते थे 25 से 20 दिन, 20 to 25 डेज लगता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि अब मैंने शेयर खरीदा 100 रुपये, जैसे ही मैंने खरीदा इसका भाव बढ़ गया 150 रुपये हो गया, ठीक है, तो मैं क्या चाहूँगा तो करके, लेकिन मेरे पास तो शेयर अभी तक आया ही नहीं, तो बेचूं कैसे? जिस दिन आएगा उस दिन बेचूंगा, चलो वो भी ठीक। 20 दिन वेट किया, 20 दिन के बाद शेयर का भाव 150 का हो गया सीधा 80। अभी बताओ बेच पाऊंगा क्या? प्रॉब्लम, आप मार्केट प्राइसेस को कैच नहीं कर पाते थे। मार्केट प्राइसेस को कैच करने का मतलब समझता? देखो ये तब फीलिंग आती जब आप किसी स्टोर में गए, कपड़े खरीदने, शॉपिंग के लिए गए किसी स्टोर में, वहां हेवी डिस्काउंट चल, एक ड्रेस है जो पूजा को बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद आया, और हेवी डिस्काउंट है उसके ऊपर, मतलब सीधा 80% फ्लैट ऑफ, मतलब जो चीज 8,000 की है वो पूजा को सीधा 1-2 हज़ार में मिल जा रही, इतना डिस्काउंट। पूजा खुश है देखकर, पूजा ने पॉकेट चेक किया, पैसे दिए, अब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बोलो ना? तो पूजा ने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े पैसे जमा कर लेते। पूजा को पैसे जमा करने के लिए लग गए 2 महीने। 2 महीने बाद फिर पूजा उस स्टोर में गई और फिर उसका प्राइस टैग चेक किया, इस बार ऑफर बोल के सिर्फ 20% का डिस्काउंट। अब बोलो अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ कि नहीं? अगर उसके पास टाइम पर वक्त पर पैसे होते तो शी कुड हैव रिडीम्ड दैट ऑफर, वो ऑफर का मजा ले सकती थी। तभी बहुत सस्ता मिल रहा था, बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा था, तो ले सकती थी, लेकिन ले पाई क्या? तो वो ऑफर कैच ही नहीं कर पाई। रीजन छोड़ दो, रीजन में नहीं जाना, ऑफर कैच नहीं कर पाई। तो जो प्राइसेस है वो कैच करना ही एक्चुअली शेयर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पॉइंट है, प्राइसेस कैच करना। कि 100 की चीज आज खरीदी, 1 घंटे बाद वो 100 की चीज 200 की हो गई, तो मैं बेच पाऊं। अगर मैं बेच पाता हूं तो मैं प्रॉफिट बना पाऊंगा। वही चीज अगर मैं नहीं बेच पा रहा हूं, 200 की मेरे सामने है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो वो जो तुमको ड्रेस खरीदते वक्त की फीलिंग थी, वही फीलिंग ट्रेडर को आती शेयर खरीदते और बेचते वक्त। और फिर वो बाद में क्या सोचता, यार 100 में खरीदता था, 200 में बेच देता था, वापस नीचे आके 80 में और खरीद लेता था। बराबर है कि नहीं? वो कैच करना इंपॉर्टेंट है, वो प्राइसेस कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए। और ये प्राइसेस आज के तारीख में बहुत इजीली कैच कर सकते हैं, लेकिन जब फिजिकल फॉर्म में था, तो जब करते थे ट्रेड तब प्राइस कुछ और होता था, और जिस दिन एक्चुअल सेल करने जाते थे उस दिन प्राइस गिर भी जाता था। ये क्यों होता था? टाइम कंजम्पशन की वजह से, कि उधर हर चीज को बहुत स्लोली किया जाता था। समझा? इस वजह से बोला मैं, एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट पहुंचेगा, ट्रांसफर का इनिशिएशन होगा। उस दिन भी अगर गलती से सैटरडे संडे के दिन पहुंच गया तो 2 दिन वैसी छुट्टी, मंडे को एग्जीक्यूशन में आएगा, कब होगा एग्जीक्यूट, लॉन्ग प्रोसेस। फिर उसमें अगर गलती से भी तुमने एक डॉक्यूमेंट नहीं भेजा लिफाफे में, फिर और एक लिफाफा भेजना पड़ेगा, तब तक के कंपनी रुक गई, वो करी नहीं ट्रांसफर। तो टाइम गैप के वजह से तुम वो प्राइसेस कैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारे ड्रॉबैक्स कब थे? तुम्हारे पैदा होने से पहले, बहुत पहले। समझा? आगे करेक्ट, आगे रुक जा। अब जैसे जो नोट्स मैं तुमको दे रहा हूँ वो पेपर फॉर्म में है, तो उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल फॉर्म। अगर वही मैंने तुमको पीडीएफ ट्रांसफर किया होता तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। व्हाट इज इजी टू मेंटेन? एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एज सोन व्हाट्सएप पर आया और तुमने डाउनलोड पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे फोन में स्टोरेज में सेव हो गया फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जब तक के अनलेस तुम्हारा फोन खराब नहीं होता या तो तुम्हारा फोन फॉर्मेट नहीं होता, तब तक के वो रहने ही वाला है उसमें। बराबर है कि नहीं?
उसको कोई मेंटेनेंस की जरूरत है? कुछ लैमिनेशन करना पड़ता नहीं, लेकिन तुम्हारे बोर्ड के सर्टिफिकेट पर लैमिनेशन करना पड़ता, बराबर है? हाँ, करेक्ट। तो सारा कुछ कौन कर रहा? इसके बिहाफ पे, दोनों कंपनी के बिहाफ पे भी और एज वेल एज शेयर होल्डर के बिहाफ पे। समझा? पक्का? प्रॉब्लम कोई? तो जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेंगी तो ये तो मुझे भी पता है कि वो मिलना चाहिए इन्वेस्टर को, लेकिन फिलहाल कंपनी देंगी किसको? डिपॉजिटरी। क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में ओनर कौन है? डिपॉजिटरी। फिर डिपॉजिटरी को जैसे ये डिविडेंड मिल जाएगा, डिपॉजिटरी वहां से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको? समझा अभी? इसमें मजेदार बात क्या है मालूम है क्या? कि फिजिकल फॉर्म में कंपनी और शेयर होल्डर का डायरेक्ट कनेक्शन तो था, मगर हर चीज बहुत स्लो थी, जबकि दोनों करीब थे। और अभी जो अपन पढ़ते उसमें दोनों के बीच में दो और पार्टिसिपेंट्स आ गए, मतलब दूर है, फिर भी काम सबसे ज्यादा स्पीड में हो रहा। अब समझा क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में आप जितनी ज्यादा हायरार्की बनाओगे, हर काम का छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, तो काम स्पीड में होगा। समझा क्या? घर में 4 डिश बनानी है, 4 डिश बनाने वाले अगर 4 लोग हैं तो डिश जल्दी बनेगी, लेकिन वही अगर मम्मी अकेली है तो 4 डिश बनाने को टाइम ज्यादा लगेगा। इससे ये सीखने में, ये मैनेजमेंट है प्योर। समझा? पक्का? प्रॉब्लम है कोई? ठीक है, कल अपन डिस्कस करेंगे कि शेयर सर्टिफिकेट कैसा दिखता, शेयर वारंट कैसा दिखता, प्लस अपन ये भी देखेंगे कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, प्लस ये भी देखेंगे कि दोनों में ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।